मैं संतोष कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास विभाग, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज, दहिला मऊ प्रतापगढ़। बच्चों, इसके पहले हमने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधन और प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधन में साहित्यिक साक्ष्य का उल्लेख किया। हमने बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधन में दो साधन हैं, एक साहित्यिक साक्ष्य और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य। आज हम आपको पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बताएंगे। ये पुरातत्व क्या है? पुरातत्व अंग्रेजी के आर्कियोलॉजी शब्द से बना हुआ है। पुरातत्व दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरातत्व का है आर्कियोस तथा लोगोस। आर्कियोस तथा लोगोस का मतलब होता है पुरातन ज्ञान, अर्थात पृथ्वी के गर्भ के अंदर छिपी वस्तुओं को जब उत्खनन किया जाता है, उत्खनन के द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो पुरातत्व के अंतर्गत आती हैं। पुरातन ज्ञान। पुरातत्व हमारा कामधेनु का काम करता है। इतिहास में जैसे कामधेनु हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है, उसी प्रकार से पुरातत्व भी हमारे जो साहित्यों में लिखा है उसको प्रमाणित करती है। अब ये जो पुरातत्व है, पुरातत्व में तीन पार्ट आपके आते हैं, अभिलेख है, मुद्रा है और स्मारक है। तो सबसे पहले हम अभिलेख के विषय में आपको बताएंगे। अभिलेख क्या है? अभिलेख राजाओं के द्वारा खुदवाई गई उनकी प्रशस्तियां हैं, यानी कि राजाओं ने जो भी कार्य किया, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया, धार्मिक क्षेत्र में काम किया, राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, आर्थिक क्षेत्र में काम किया या सैनिक क्षेत्र में काम किया, उसका वर्णन उन्होंने अभिलेखों में करवाया। अभिलेख बड़े ही शुद्ध और सरल भाषा में लिखे गए हैं। अभिलेखों की जो भाषा है वो संस्कृत है, पाली है, प्राकृति है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है। इन सारी भाषाओं में अभिलेख लिखे गए हैं। अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में ज़्यादा लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि, जिसको अब देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है, जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसके अलावा दूसरी भाषा में खरोष्ठी लिपि में भी अभिलेख पाए गए, और जो खरोष्ठी लिपि में अभिलेख पाए गए वो दाएं से बाईं ओर लिखे गए हैं। तो ये जो अभिलेख हैं, अभिलेख में आपको जो विदेशी इतिहास के साक्ष्य दिलाते हैं वो 1400 ईसा पूर्व 1400 ईसा पूर्व में जानकारी देते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला भारतीय अभिलेख का साक्ष्य मिलता है। ये मध्य एशिया और मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान पर अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें 4 भारतीय देवता, जिसमें इंद्र, मित्र, नासत एवं वरुण का उल्लेख प्राप्त होता है, जिससे हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता एशिया माइनर यानी विदेशों तक हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता फैली हुई थी और वहाँ हमने इसका विस्तार किया था। इसके बाद हमारे जो अभिलेख प्राप्त हुए वो 5वीं से 4थी शताब्दी में अभिलेख प्राप्त होना शुरू हुए, और अभिलेखों में हमको ज़्यादातर पत्थरों पर अभिलेख प्राप्त हुए, क्योंकि पत्थर अत्यंत कठोर होते हैं, पत्थर अत्यंत टिकाऊ होते हैं। और अभिलेख जो प्राप्त हुए सबसे ज़्यादा वो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं शिलालेख, और 14 उनके बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इन 14 बृहद शिलालेखों में जो 14 बृहद शिलालेख प्राप्त हैं, इन 14 बृहद शिलालेखों में
उनके जीवन से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने अपने जीवन से संबंधित जानकारी दिया। अशोक ने जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध को लड़ा, उस युद्ध में है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध, और कलिंग का युद्ध उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा। उनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था और 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद कलिंग के राजा को पराजित किया, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। 13वें शिलालेख में प्राप्त हुआ कि वहां पे 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। जब 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, ऐसे हृदय विदारक घटना को देखकर अशोक का मन द्रवित हुआ। और जब अशोक का मन द्रवित हुआ, अशोक ने प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं कभी भी रणभेरी यानी कि शस्त्र के द्वारा युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं धर्म विजय करूंगा, यानी धर्म के द्वारा अब मैं विजय प्राप्त करूंगा। उन्होंने वहीं पे उपगुप्त नामक व्यक्ति से बौद्ध धर्म की शिक्षा को ग्रहण किया और बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। अशोक ने अपने दूसरे और तीसरे शिलालेख में बताया कि गुरुओं का आदर करना, श्रमणों का आदर करना और ब्राह्मणों का आदर करना, ऐसा बताया गया है। उन्होंने बताया कि जो माता पिता का आदर नहीं करते, माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनको दंडित करने का अधिकार है। उसके बाद फिर हमको जो अभिलेख प्राप्त हुआ, अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का अत्यंत शक्तिशाली और महान राजा है, उनका प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख प्राप्त हुआ। और प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में उनके उत्तर भारत की विजय यानी आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया उसने, जिसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में प्राप्त होता है। अगर ये अभिलेख ना होते तो हम इन राजाओं के विषय में जानकारी ना प्राप्त कर पाते। समुद्रगुप्त जो कि उत्तर और दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने के बाद उसने आठविक राज्यों पर विजय प्राप्त किया, यानी जंगल राज पर विजय प्राप्त किया। उसके बाद उसने सामुद्रिक राज्यों पर विजय प्राप्त किया। उसके अभिलेख में उसे कविराज कहा गया है, उसे समरसत कहा गया है, 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। उसके बाद डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने उसको भारतीय नेपोलियन से सम्मानित किया है, उसको भारतीय नेपोलियन कहा है। उसके बाद जो अभिलेख है, अभिलेख एक ऐसे राजा का गुणगान करता है जो कि साहित्य में उस राजा का कभी वर्णन नहीं प्राप्त होता, जिसका नाम है कलिंग नरेश खारवेल। खारवेल का उल्लेख उसके हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राप्त होता है और हाथी गुम्फा अभिलेख में उसके 13 साल के कार्यों का वर्णन प्राप्त होता है कि पहले साल उन्होंने क्या किया, दूसरे साल क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, नहरों का निर्माण कराया। और सबसे बड़ी बात उस अभिलेख में उल्लेख प्राप्त होता है कि खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बाद बच्चों मिलता है हर्षवर्धन, जो कि आपका भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना गया कि उसने भारतीय साम्राज्य को बढ़ावा दिया। उसने पूरे उत्तर भारत पर विजय प्राप्त कर लिया और पूरे उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद उत्तरापथेश्वर की उपाधि को धारण किया। उसके बाद उसने अपने साम्राज्य सीमा को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ा और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करना चाहा और नर्मदा नदी के दूसरी तरफ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। नर्मदा नदी की दूसरी तरफ चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय राज्य करता था। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और जब भयंकर युद्ध हुआ, इस भयंकर युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया, जिसका उल्लेख हमको पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में प्राप्त होता है और हर्षवर्धन का 2 अभिलेख मिलता है हमको, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख, हर्षवर्धन का मधुबन अभिलेख। दोनों अभिलेख में हमको हर्षवर्धन की पराजय की सूचना मिलती है।
इसके बाद आपको विदेशी अभिलेख मिलेंगे, जिनमें बेसनगर का गरुड़ ध्वज अभिलेख, इस गरुड़ ध्वज अभिलेख में हमको विष्णु भगवान के बारे में जानकारी मिलेगी कि वो विष्णु भगवान के भक्त थे, विदेशी शासक। इसके बाद हम राजपूत राजाओं के विषय में आते हैं, और राजपूत राजाओं के विषय में जब जानकारी प्राप्त करते हैं, वो चाहे त्रिकोणात्मक संघर्ष हो, त्रिकोणात्मक संघर्ष की जानकारी हमको ज़्यादातर संजन अभिलेख, सूरत अभिलेख, बड़ौदा अभिलेख और आपका अभिलेखों में प्राप्त होती है। इसके बाद जो पाल वंश के राजा हैं, पाल वंश के राजाओं की जानकारी हमको भागलपुर अभिलेख, मुंगेर अभिलेख, बादल अभिलेख से हमको इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों, अभिलेखों का हमारे भारतीय इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद जो पुरातात्विक साक्ष्य, और पुरातात्विक साक्ष्य में दूसरे स्थान पे आता है, उसका नाम है मुद्रा। मुद्रा यानी कि सिक्का। मुद्रा की उत्पत्ति क्यों हुई? मुद्रा है विनिमय का माध्यम, विनिमय यानी लेन देन की प्रणाली। हम एक वस्तु किसी से लेते हैं, उसके बदले में हम कुछ देते हैं, तो हमने मुद्रा का इजाद किया, हमने मुद्रा का प्रचलन किया, जिसके द्वारा हमने एक सामान लिया और दूसरा सामान दिया। तो बच्चों, मुद्रा जो ये हो सकती है, मुद्रा सोने की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, तांबे की हो सकती है, यहाँ तक कि लोहे और शीशे की भी मुद्रा हो सकती है। गुप्त सातवाहन वंश के राजा और सातवाहन वंश के राजाओं के काल में कांच के सिक्के चलाए गए। तो सिक्कों का जो हमको इतिहास मिलता है, सिकंदर का भारत पे आक्रमण, और सिकंदर का भारत पे आक्रमण हुआ 326 ईसा पूर्व में, जिसमें हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि सिकंदर से जो भारत के साथ सबसे पहले देशद्रोह किया, देशद्रोह करने वाले राजा का नाम है आंभी। तो आंभी ने सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली सिकंदर महान को भेंट किया। इसके बाद जानकारी प्राप्त होती है कि एक सोने का सिक्का मिला, उस सोने के सिक्के में जानकारी प्राप्त हुई कि आंभी भाग रहा है और पोरस उसके ऊपर भाले से वार कर रहा है। और हमारे भारत की जो प्रमुख मुद्रा मानी गई, उसका नाम है पंचमार्क क्वाइंस, जिसको आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो सिक्कों पर आहत किया जाता था, चोट किया जाता था, जिसके नाम पे आहत सिक्का उसको रखा गया। आहत सिक्का हमको मालवा गणराज, अयोध्या गणराज, यौधेय गणराज, मथुरा गणराज, इन सारे स्थानों पर हमको ये सिक्के प्राप्त हुए। इसके बाद हमारे भारत में जो सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन किया गया, जो कि 24 कैरेट शुद्ध सोने का सिक्का है, वो कुषाण वंश के राजाओं ने सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन किया। मौर्यकाल कह सकते हैं, मौर्यकाल में जो सिक्का था, मौर्यकाल में सिक्कों को करसापड़ कहा जाता था, लेकिन वह चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का था। और कुषाण काल के सिक्के जो सोने के थे, उनमें गणेश के चित्र बने हैं, कार्तिकेय के चित्र बने हैं, यहाँ तक कि जो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के बाद बोडो यानी बुद्ध के चित्र वहाँ प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमको गुप्त काल के सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है, और गुप्त काल का जो सिक्का है, गुप्त काल के सिक्कों को दीनार कहा जाता था, जो कि 22 कैरेट का था। इसके पहले मैंने आपको बताया कि कुषाण काल के जो सिक्के थे 24 कैरेट, लेकिन गुप्त काल में जो सिक्के मिले सोने के सिक्के, वो 22 कैरेट के सोने के सिक्के मिले। और इसमें समुद्रगुप्त का सिक्का जो प्राप्त हुआ, समुद्रगुप्त के सिक्के में बीड़ा वादन प्रकार की मुद्रा, समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। बाघ हंता प्रकार की मुद्रा, बाघ के पीछे दौड़ते हुए उसको दिखाया गया। फिर ये सारी मुद्राएं प्राप्त हुई, और जो एक विशेष मुद्रा प्राप्त हुई गुप्त काल में, वो गुप्त काल में जो मुद्रा प्राप्त हुई, गुप्तों का और लिच्छवियों के साथ जो संबंध दिखाया गया, वो मुद्राओं के द्वारा दिखाया गया। जो मुद्रा प्राप्त हुई, उस मुद्रा में कुमार चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त काल का प्रथम स्वतंत्र राजा है, वह अपनी रानी
को मुद्रिका पहनाते हुए दिखाता है। वह अपनी रानी को मुद्रिका पहना रहा है। इसके बाद हमको हर्षकाल की मुद्रा मिलती है। हर्षकाल की मुद्रा से हमको हर्षवर्धन के शासनकाल के विषय में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं तो हमको राजपूत काल राज्यों के राजा हैं, राजपूत के काल के राजा और राजपूत काल के राजाओं के विषय में हमको सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है। बहुत से सिक्के मिले जिनसे हमारा जो भारतीय इतिहास था, जो कि अंधकार में चला गया था, अंधकार में जाने के बाद उसको हमने प्रकाशित किया सिक्कों के माध्यम से। आपको मिलेगा कि जो हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणकर्ता आए, महमूद गजनवी आए, मोहम्मद गोरी आए, ये दोनों लोग आए और इन दोनों लोगों के जो सिक्के मिले, उन सिक्कों में हमको लक्ष्मी के चित्र प्राप्त होते हैं। और जो मोहम्मद गोरी के सिक्के प्राप्त हुए, मोहम्मद गोरी के सिक्कों में मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ है और उसके बाद दूसरी तरफ जो मिला है वह राम और सिया लिखा हुआ मिला है। इससे हमको अनुमान लगाया जा सकता है कि जो विदेशी आए वो भी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता से प्रभावित हुए और उन्होंने सिक्कों का निर्माण कराया। अगर आप आगे बढ़े मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में देखें तो मध्यकालीन इतिहास में अकबर के सिक्के मिले और जो अकबर महान के सिक्के मिले, अकबर महान के सिक्कों पर राम और सीता के चित्र मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो भारतीय मुद्रा है, हमारी भारतीय मुद्रा आगे बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि आपको प्राचीन काल में ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन सारी में ग्रंथों में आपको मुद्रा के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है स्मारक। स्मारक का मतलब होता है पुरानी चीजें जिसके विषय में हम इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको हम स्मारक कहते हैं। स्मारक में टूटे फूटे खंडहर आते हैं, टूटे फूटे भवन आते हैं, टूटे फूटे मंदिर आते हैं, जो जिससे हम उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम मौर्य काल में चलते हैं। उसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं खुदाई के माध्यम से, पुरातत्व के माध्यम से। उनमें बहुत सारे टूटे फूटे भवन मिले, खंडहर मिले, नालियाँ मिली, यहाँ तक कि सड़कें मिली। मोहनजोदड़ो में मिली, हड़प्पा में मिली, चानूदड़ो में मिली, धौलावीरा में मिली। इन सारे स्थानों पे हमको स्मारक से जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल बनाए गए वो लकड़ी के महल बनाए गए थे, जिससे हमको जानकारी प्राप्त होती है उस समय लकड़ी का किस प्रकार से उपयोग किया जाता था। उसके बाद अशोक का काल आया और अशोक के काल में पत्थरों के महल बनाए जाने लगे, वो भी स्मारक के रूप में काम आए। फिर आपके जो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूपों से भी हमको प्राचीन काल के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आगे दक्षिण भारत में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो अपूर्ण पड़े हुए हैं। उत्तर भारत में बहुत सारे मंदिर हैं जो अपूर्ण पड़े हुए हैं, उनके विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है। उनसे हम ये जानकारी प्राप्त होते हैं कि उस समय किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, किस प्रकार भारतीयों का धर्म के प्रति लगाव था और धर्म के प्रति उनकी आस्था थी। जैसे सबसे पहले गुप्त काल में मंदिरों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसके पहले हम जो पूजा करते थे वो प्रतीकों के माध्यम से पूजा किया करते थे, लेकिन गुप्त काल में सबसे पहले मंदिर निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनमें मंदिरों में आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर का भीतरगांव का मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, इन मंदिरों से हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो आज हमने आपको भारतीय इतिहास जानने के साधन और भारतीय इतिहास जानने के साधन में अभिलेखों के बारे में बताया, मुद्रा के बारे में बताया, स्मारक के बारे में बताया। इसके बाद हम आपको आगे जानकारी देंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद। विनय सर।